नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पाथफाइंडर पे चल रही समाधान प्रीलिम्स 2023 वाली सीरीज़ में। ये दोस्तों इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो है जो कि मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं आपके साथ आईआर के टॉपिक्स को डिस्कस नहीं कर पाया और एनवायरनमेंट के टॉपिक्स को डिस्कस नहीं कर पाया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन हमने इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एवं पॉलिटी के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए हैं और अब हम लोग साइंस एंड टेक के भी कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं साइंस एंड टेक के जो आखिरी कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाला हूं। मुझे लगा था कि शायद मैं आईआर और एनवायरनमेंट को भी कवर कर लूँगा, लेकिन टाइम की शॉर्टेज कह लीजिए या फिर एक्चुअल में जो हमने इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, पॉलिटी, साइंस एंड टेक में टॉपिक्स को कवर किया है, आई वाज थिंकिंग कि शायद 2 से 3 मिनट में एक टॉपिक कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स लग गए, तो उससे सारा का सारा जो हमारा स्केड्यूल था वो थोड़ा चेंज हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग जितना इसमें हमने किया है उससे भी हमें काफ़ी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ टॉपिक्स डेफिनेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके इस साल के यूपीएससी एग्जाम में आने वाले हैं। ये भी लास्ट मोमेंट है, आई नो, लेकिन अभी आई एम श्योर आप लोग बैठ के बुक्स शायद नहीं पढ़ रहे होंगे, तो मेरी वीडियो देख लीजिए, शायद आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए। लास्ट मोमेंट पे कुछ पढ़ा हुआ शायद मैं आपको बता दूं जो कल एग्जाम में आ जाए, देन यू माइट थैंक मी फॉर दैट। एनी हाउ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, लेक्चर की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अवेलेबल करवा दी जाएगी। बाकी अनअकैडमी ने इस बार फिर से यूपीएससी में जो फाइनल सिलेक्शंस हुई हैं दोस्तों, जो 333 लर्नर्स हैं वो अनअकैडमी के ही प्रोग्राम से होकर गुजरे हैं। इनफैक्ट टॉप 10 में भी 3 लर्नर्स हैं जो कि अनअकैडमी के ही प्रोग्राम से होकर गुजरे हैं। यदि आप भी इस अपने लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं तो आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं अग्निपथ बैच, जो कि शुरू होने वाला है 1 जून से। 5 दिन बाकी हैं। एनरोल नहीं किया है, जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए। बैच मात्र और मात्र 8,000 रुपये में आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। जी हाँ, संपूर्ण बैच जिसमें आपको सारी क्लासेस और सारी टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की अवेलेबल करवाई जा रही हैं। जो क्लासेस हैं वो आपकी लाइव क्लासेस चलने वाली हैं और इसमें आपको जो है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा मेंटोरशिप भी अवेलेबल करवाई जाएगी। इंटरव्यू गाइडेंस भी हम लोग आपके लिए इसी में अवेलेबल करवाने वाले हैं। जो ये वाला बैच है 1 जून से शुरू होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो 1 जून से पहले ही कर लीजिए, अगर आप लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप लोग हिंदी में एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 15 जुलाई से हिंदी वाला बैच शुरू होगा। उसके लिए भी जो आपको कूपन कोड यूज़ करना है वो साथियों यानी यूपीएससी कूपन कोड ही यूज़ करना है। इसमें एनरोल करने का लिंक एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाया गया है। ऑल राइट, साइंस एंड टेक के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स जो बच गए थे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। स्टेम सेल्स को लेके यूपीएससी मल्टीपल टाइम सवाल पूछ चुकी है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को लेके यूपीएससी ने पिछले 3 साल में 2 बार सवाल पूछा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के साथ ही संबंधित था। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, जो निसार सैटेलाइट वाला जो प्रोग्राम नासा और इसरो मिलाकर के चला रहे हैं, हाई प्रोबेबिलिटी सवाल आएगा, बिकॉज इसमें जो नासा वाली सैटेलाइट है वो अभी इसरो को सौंपी गई है नासा के द्वारा। अब इसरो भी अपनी सैटेलाइट ऑलमोस्ट रेडी कर चुका है। अगले साल के जनवरी में इसका लॉन्च है। ये क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है, इस साल आने की पूरी संभावना है। इस साल नहीं आया, अगले साल श्योर शॉट आएगा, बिकॉज ये सैटेलाइट तब तक लॉन्च हो चुकी होगी। वीडीपीवी, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, दोस्तों ऑलरेडी पोलियो वायरस को लेकर कई बार सवाल पूछे गए हैं, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स। एंड वीडीपीवी भी इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। वी हैव टू स्पीक अबाउट दैट। और इसमें जो आपका वीडीपीवी है वो किस तरह के पोलियो वायरस से आता है वगैरह वगैरह, वो वाली बातें आपको बताऊंगा। लिथियम डिपॉजिट्स की खबर तो इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है कि अभी तक सबको मालूम ही होगा, लेकिन इसमें भी कुछ छोटी छोटी पेचीदा चीज़ें हैं जो कि मैं बताने वाला हूँ, जो कि शायद आपको टेढ़ा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उस केस में ये वाली नॉलेज काम आ सकती है। ऑल राइट, स्टेम सेल्स के साथ शुरुआत करते हैं। तो क्या हुआ था, फरवरी 2023 की ये खबर है। अ मैन हैज़ बिकम द 3rd कन्फर्म्ड पर्सन टू बी क्योर्ड विद अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये थोड़ा यहाँ पे कट चुका है। तो बेसिकली एक इंसान है जो कि तीसरा ऐसा इंसान बना है जिसका HIV का इलाज हो चुका है थैंक्स टू स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। 3rd पेशेंट वॉज रिपोर्टेड बीइंग क्योर्ड ऑफ HIV। HIV आपको मालूम होगा दोस्तों, अगर आप एड्स से संक्रमित हो जाते हैं तो इलाज नहीं है, उसमें आपका क्योर नहीं हो सकता है। यू हैव टू लिव विद इट। वो चीज़ ट्रीटेबल या क्योरेबल नहीं है, ठीक है। सिम्टम्स को रिड्यूस किया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की वजह से ये वाली पूरी की पूरी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। नाउ इसमें हुआ क्या है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये बेसिकली कुछ ऐसे लोगों में से बोन मैरो को निकाला गया जिनके पास HIV रेजिस्टेंट जेनेटिक म्यूटेशन है। इसका नाम क्या था, CCR5 डेल्टा 32 जेनेटिक म्यूटेशन वॉज यूज। तो ये वाला जेनेटिक म्यूटेशन है CCR5 डेल्टा 32 और इस
ये वाली जो म्यूटेशन है ना, ये HIV रेजिस्टेंट वाली जीन है, मतलब कि ऐसे किसी इंसान के पास ये वाली जीन है तो उसमें HIV उसको अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो HIV जो, अगर हम नॉर्मल अब एक बात करते हैं, तो HIV नॉर्मली CD4 इम्यून सेल्स को अफेक्ट करता है। तो बॉडी में बहुत सारे इम्यून सेल्स होते हैं, याद है मैंने आपको बताया था वो T सेल्स B सेल्स वाली कहानी। तो CD4 भी एक टाइप के इम्यून सेल्स होते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल ह्यूमन बॉडी, जो कि बेसिकली जब HIV इन सेल्स को अटैक करता है, तो क्योंकि आपके इम्यून सेल्स वीकन हो चुके हैं, तो इट रिड्यूसेस अ पर्सन्स एबिलिटी टू फाइट ऑफ द सेकेंडरी इन्फेक्शंस। राइट नाउ, जो CCR5 के रिसेप्टर्स हैं, जो ये वाली जीन थी, जब इसको इंसर्ट किया गया ऑन द सरफेस ऑफ CD4 इम्यून सेल्स, दे एक्ट एज अ डोरवे फॉर द HIV वायरस। तो ये अब CD4 वाले तक, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आपका CD4 है, इसके ऊपर आपने रिसेप्टर ये लग गया जो कि CCR5 है। अब बाहर से HIV आ रहा है, तो HIV CD4 को अटैक नहीं कर पाएगा। जब ये CCR5 पे अटैक करेगा तो HIV यहाँ पर बेसिकली अंदर एंट्री ले ही नहीं पाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है पूरा मैकेनिज्म। और ये CCR5 कहाँ से आया? एक ऐसे इंसान के बोन मैरो से लिया गया जिसके अंदर HIV रेजिस्टेंट जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिली है। नाउ द बोन मैरो ट्रांसप्लांट यहाँ पे क्यों लिया जाता है? बिकॉज बोन मैरो ट्रांसप्लांट काफ़ी हेल्दी माना जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज अ प्रोसीजर दैट इन्फ्यूजेज हेल्दी ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स इनटू द बॉडी टू रिप्लेस बोन मैरो दैट्स नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ हेल्दी ब्लड सेल्स। दोस्तों, बोन मैरो बेसिकली बोन का बिल्कुल अंदर का पार्ट होता है जहाँ पर टिश्यू की डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। तो उस केस में आप बोन मैरो का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज उसके माध्यम से जो आप बेसिकली यहाँ पर चीज़ें इन्फ्यूज़ कर रहे हैं किसी और के बॉडी में, तो वो आपका स्टेम सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, ऐसे सेल्स को प्रोड्यूस करेगा जिसकी बॉडी को आवश्यकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये दो तरीके से होता है, या तो आपकी खुद की ही बॉडी में से कहीं और से बोन मैरो लिया जाएगा, या फिर किसी और की बॉडी में से बोन मैरो लिया जाएगा। तो इसमें अगर खुद की बॉडी से लिया जा रहा है तो ऑटोलॉगस होता है, इट यूजेज सेल्स फ्रॉम योर ओन बॉडी। और अगर आप किसी डोनर से ले रहे हैं तो उसको दोस्तों एलोजेनिक कहा जाता है, मतलब कि आप किसी और की बॉडी में से बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। स्टेम सेल्स की अगर बात करें तो ये तो कहानी समझ गए, ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में बोन मैरो का इस्तेमाल किया गया था। CCR5 जेनेटिक म्यूटेशन वाला जो आपको कॉन्सेप्ट है वो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेम सेल्स की बात करें, स्पेशल ह्यूमन सेल्स विच कैन डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट सेल टाइप्स, ठीक है, इनको स्टेम सेल्स कहा जाता है। ये वाली फोटो देख लीजिए, इसकी खासियत बेसिकली यही है। स्टेम सेल्स के केस में क्या होता है दोस्तों, इनकी दो तरह की खासियतें होती हैं। पहली खासियत तो ये है कि दे आर मल्टीपोटेंट, यानी कि एक स्टेम सेल कई तरह के और स्टेम सेल्स को, अपने ही तरह के और स्टेम सेल्स को बना सकता है। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपोटेंसी। और एक स्टेम सेल अलग अलग तरह के सेल्स को और बना सकता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्लूरीपोटेंसी। तो यहाँ पर आप देखें तो स्टेम सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, इवन यहाँ तक कि न्यूरॉन, तो ये स्पेशलाइज सेल्स हैं। तो स्टेम सेल्स, प्लूरी आया है प्लूरल से, मतलब अलग अलग टाइप के बना सकता है, एंड मल्टीपोटेंसी मतलब कि अपने ही मल्टीपल कॉपीज को बना सकता है। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि आपको स्टेम सेल्स में देखने को मिल जाती हैं। So stem cells provide new cells for the body as it grows and replaces specialized cells which are damaged or lost. Two unique properties that enable them to do this: they can divide repeatedly to produce new cells and they can change into other types of cells that make up the body. तो ये दो खासियतें हैं जो कि हमें स्टेम सेल्स की ध्यान रखनी जरूरी है। एम्ब्रियोनिक और अडल्ट स्टेम सेल में कुछ डिफरेंस होते हैं, अभी इस पर फोकस हम नहीं करेंगे, दिस इज फिलहाल नॉट रेलिवेंट, ये काफ़ी ज़्यादा गहराई में चला जाएगी बात। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और होती है स्टेम सेल में, जैसे मैंने बताया कि देखिए स्टेम सेल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट होते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी के ही अंदर है। नाउ साइंटिस्ट कुछ स्टेम सेल्स को लेबोरेटरी में भी क्रिएट कर पा रहे हैं, जिसको कि इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स का नाम दिया गया है। साइंटिस्ट क्रिएट दीज इन अ लैब यूजिंग स्किन सेल्स एंड अदर टिश्यू स्पेसिफिक सेल्स। तो ये क्या कर रहे हैं कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये स्टेम सेल्स को लैब में ही क्रिएट कर रहे हैं। अब ये क्योंकि लैब में क्रिएट किए गए हैं, इसीलिए इनके आगे इंड्यूस्ड वर्ड जोड़ दिया गया है। और ये स्टेम सेल्स की खासियत ये है कि कल को ये किसी भी तरह के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसको प्लूरीपोटेंट कहा गया है। दीज सेल्स बिहेव इन अ सिमिलर वे to embryonic stem cells, so they could be useful for developing a range of therapies. These cells derived from the patient themselves, so less likely to be rejected. तो ये इनफैक्ट ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है, बिकॉज अगर आप खुद ही इस तरह के स्टेम सेल्स को लैब में बना पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप पूरी ह्यूमैनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेल्स को बना सकते हैं। इसीलिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, इस चीज़ का जो इस्तेमाल है वो नहीं हमें कहीं देखने को मिलता है। मे भी शायद कोई एक आधा देश ज़रूर होगा जहाँ पर हो रहा होगा, लेकिन दैट इज़ मोस्टली ऑन रिसर्च बेसिस। ये एथिकली काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ हो जाती है। इंडिया में स्टेटस की बात करें तो स्टेम सेल्स को ड्रग की डेफिनेशन में रखा गया है एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, कैटेगराइज एज
इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग और इन्वेस्टिगेशनल न्यू एंटिटी व्हेन यूज्ड फॉर क्लिनिकल एप्लीकेशन। कई सारी गाइडलाइंस लेकर आए हैं, 2002, 2007, 2017 में अलग अलग गाइडलाइंस लेकर आए हैं। लेकिन फिलहाल क्या है कि देखिए, इंडिया में अगर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना है, पहली बात तो बहुत ही गिने चुने इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ये करते हैं। दूसरी चीज़, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट को परमिट करना भी तभी पॉसिबल है अगर आप जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं स्टेम सेल रिसर्च की उनके साथ कंप्लाई करते हैं। तो ये इसका पॉलिटी वाला एंगल है कि अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे आप स्टेम सेल्स का ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। इसके इंस्टीट्यूट्स करने वाले TMC है जैसे मुंबई वाला है ना, उसके बाद एम्स नई दिल्ली वाला, तो केवल कुछ कुछ जगह पे ही इसका ट्रांसप्लांट का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल DNA। पिछले साल का वो केस याद होगा आपको, जो मेहरौली वाला दिल्ली वाला केस था, जहाँ पे श्रद्धा वॉकर वाला जो केस हुआ था, जो मर्डर हुआ था उनका। तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल DNA की मदद से बेसिकली दिल्ली पुलिस ने क्या किया, विक्टिम की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश किया। होता क्या है, जैसे अब देखिए इस केस में क्या हुआ था कि जो विक्टिम था उसके टुकड़े कर करके उसको दिल्ली में जगह जगह पे फेंका गया था। उसमें क्या हुआ था कि जब टुकड़े कर करके जगह जगह पे फेंका गया तो जो भी मान लीजिए बाल हैं या कोई और बॉडी पार्ट है, उसके अंदर से अगर आप DNA को निकालने का प्रयास करते हैं, उस केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि वहाँ पर DNA डिग्रेड कर जाता है, बड़ा बड़ा DNA डिग्रेड कर जाता है। अब आपके सेल के अंदर देखिए दोस्तों, एक न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है जो कि आपका नॉर्मल DNA, और एक आपका माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी होता है। जो मैंने कहा कि डिग्रेड करता है ना, वो असल में न्यूक्लियर DNA होता है जो कि जल्दी से डिग्रेड करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल DNA इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं करता है। तो ये इसीलिए उन्होंने कहा कि हम माइटोकॉन्ड्रियल DNA प्रोफाइलिंग की मदद से इस विक्टिम की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर लेंगे। ये देखिए, mitochondrial DNA profiling is a method used by forensic scientists to examine the biological items of evidence from crime scenes to determine empty DNA, मतलब कि mitochondrial DNA sequence from samples, भले वो हेयर हो, भले बोन्स हो, भले टीथ हो। क्यों? क्योंकि इन आइटम्स में जो आपका DNA होता है वो डिग्रेडेड DNA होता है, मेकिंग देम अनसूटेबल फॉर न्यूक्लियर DNA एग्जामिनेशन। तो वहाँ पर से आप जाकर के बेसिकली उसका मैपिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल DNA प्रोफाइलिंग आपको वो वाली एडवांटेज ऑफर कर देता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल DNA क्या है, मैंने आपको बता ही दिया है कि DNA आपका न्यूक्लियस में भी होता है, लेकिन एक सेल ऑर्गेनली माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जनरली माइटोकॉन्ड्रिया, एंड देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रियल DNA आर इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम द मदर इन ऑलमोस्ट ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यही वाला जो एक छोटी सी लाइन है ना, इसी बेसिस पे UPSC ने दोस्तों सवाल पूछा था कि इसमें सबसे खास बात क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, तो मेनली हम लोग मदर से ही इसको इनहेरिट करते हैं। तो एम्प्टी DNA जो है इट इज़ सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड और इनहेरिटेड मेटर्नली। ये एक लाइन के बेसिस पे आपसे सवाल पूछा जा चुका है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो कि सेल का ही ऑर्गेनली है, लोकेटेड विद इन द सेल, एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रियल DNA का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा वही है कि देखिए, जैसे ये मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन हो गया, बड़े बड़े डिजास्टर्स हो गए जहाँ पर न्यूक्लियर DNA खत्म हो जाता है, वहाँ पर आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात इसकी ये भी है कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA हाई कॉपी नंबर होता है, मतलब एज कम्पेयर टू दी अदर DNA, न्यूक्लियस DNA के कंपैरिजन में हाई कॉपी नंबर increases the likelihood of recovering sufficient DNA from samples even if they are highly degraded by the environment or the time। तो उस केस में आपको माइटोकॉन्ड्रियल DNA काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। पहले भी सवाल आ चुका है, अलग तरीके से आया था, इस बार भी सवाल आ सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड आ सकता है या फिर बेसिक बायोलॉजी बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लीज़ कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेरी क्विकली, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार निसार सैटेलाइट के बारे में। कहा जाता है ये दुनिया की सबसे वन ऑफ द पावरफुल, मोस्ट पावरफुल सैटेलाइट होने वाली है। नाउ इसको समझ लेते हैं क्या हुआ है। खबर अभी मार्च 2023 की ही है। तो रिसेंटली इसरो हैज़ रिसीव्ड द नासा इसरो सार, इसकी बेसिकली जो फुल फॉर्म है, N स्टैंड्स फॉर नासा, I स्टैंड्स फॉर इसरो, सार स्टैंड्स फॉर आपका सिंथेटिक एपर्चर रेडार। ये सैटेलाइट US स्पेस एजेंसी से हमें मिल चुकी है। नाउ ये सैटेलाइट कम है, दिस इज़ मोर लाइक एन ऑब्जर्वेटरी। ये बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट में ऑब्जर्वेटरी की तरह होगी, जिसको कि नासा और इसरो मिल करके इन्होंने इसको विकसित किया है। अगर बात करें कि ये क्या करने वाली है, इट विल बेसिकली मैप द एंटायर ग्लोब इन 12 डेज एंड प्रोवाइड स्पेशली एंड टेम्पोरली कंसिस्टेंट डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन द अर्थ इकोसिस्टम आइस मास। तो ये पूरे 12 दिन में पूरे ग्लोब को मैप कर लेगी और ये बताएगी
कि प्रोवाइड स्पेशली एंड टेम्पोरली कंसिस्टेंट डेटा, ठीक है, कि अर्थ के इकोसिस्टम में विद टाइम एंड विद स्पेस आपका जो चेंजेस हो रही हैं वो क्या है, आइस मास में चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है, विद टाइम एंड विद स्पेस, स्पेशली मतलब कि स्पेस के हिसाब से, टेम्पोरली मतलब कि समय के हिसाब से। ये दोनों ही काम नासा इसरो सार वाली निसार सैटेलाइट करने वाली है। इसमें जो मैं अब बताने वाला हूं इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये तो जो मैंने आपको बता दिया ये तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है और इसकी लोकेशन आपको कहाँ दिखने वाली है वो मैंने बता दिया। अब ये नासा इसरो दोनों मिलकर बना रहे हैं, इसका मतलब कुछ कंपोनेंट्स नासा के हैं, कुछ कंपोनेंट्स इसरो के हैं। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें सिंथेटिक एपर्चर रेडार वाला इंस्ट्रूमेंट ही है और इस इंस्ट्रूमेंट में आपको 2 बैंड वाले SAR इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक है L बैंड, दूसरा है S बैंड, जिसकी वजह से दिस बिकम्स अ डुअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग रेडार सैटेलाइट। तो ये अगर आप देखेंगे तो SAR पेलोड जो है इसको इन्होंने उसके बाद दूसरे रेडार इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट किया हुआ है। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। SAR पेलोड में नासा जो है वो दोस्तों L बैंड दे रही है, इसरो जो है दोस्तों वो S बैंड दे रही है। इसको आप याद कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा कोई निमोनिक बना लीजिए कि नासा के साथ L कैसे संबंधित है, इसरो के साथ S कैसे संबंधित है। तो ये ध्यान रख लेना कि नासा जो है वो L बैंड दे रही है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे याद रख लो नेजल की नासा L है ना, और इसरोज ऐसे कुछ बना सकते हो जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन प्लीज कीप दिस इन माइंड। ये सिंपल सा सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये नासा L बैंड देगी और ये S बैंड देगी, उसके बाद GPS नासा देगी, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर नासा देगी वगैरह वगैरह। जो इंपॉर्टेंट टू नोट है L और S के बाद वो है GSLV लॉन्च सिस्टम, मतलब लॉन्च व्हीकल जो है वो भारत का होने वाला है, यानी कि स्पेस क्राफ्ट हो भारत का होने वाला है। तो ये एक तो ये नंबर 1 याद रखेंगे, ये नंबर 2 S बैंड, नंबर 3 GSLV वाला पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखने वाले हैं। कब लॉन्च होगा? जनवरी 2024 से लॉन्च होगा, इंडिया से ही लॉन्च किया जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि हमारा श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से इसको लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया जाएगा। कमीशनिंग होने के बाद L बैंड जो नासा वाला है वो कम से कम 3 साल के लिए इस्तेमाल करेंगे, S बैंड जो है वो कम से कम 5 साल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है नोट करना कि L बैंड रेडार जो है वो किस वेवलेंथ पे ऑपरेट करेगा। नासा वाला 15 से 30 सेंटीमीटर वेवलेंथ पे ऑपरेट करेगा, फ्रीक्वेंसी 1 से 2 गीगाहर्ट्ज की होने वाली है। इसरो वाला जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने वाली है, तो ऑब्वियसली वेवलेंथ कम होने वाली है, 8 से 15 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी उसकी 2 से 4 गीगाहर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी S बैंड रेडार्स आर नॉट इजीली अटेन्युएटेड, यही इसकी खासियत है। दिस मेक्स देम यूजफुल फॉर नियर एंड फार रेंज वेदर ऑब्जर्वेशंस। ड्रॉबैक ये है इट रिक्वायर्स लार्ज एंटीना डिश एंड अ लार्ज मोटर टू पावर इट। ये जनरली सैटेलाइट्स में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है जो फाइनली इसका हमें इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट माना जाता है। बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क है जिसको कि फाइनली एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है VDPV, छोटा सा टॉपिक है, सुन लीजिए। अभी देखिए पहले क्या हुआ था कि पोलियो के केस में ये कहा जा रहा था कि पोलियो को एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये था कि पोलियो के नए केसेस नहीं आ रहे हैं और वैक्सीन सबको दी जा रही है विद टाइम, ठीक है, मतलब पहले ही वैक्सीन कवरेज कंप्लीट हो चुकी है। WHO कमेटी ने क्या कहा कि वैक्सीन तो हम लोग दे रहे हैं, बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि वैक्सीन देने के बाद वैक्सीन की ही वजह से कुछ कुछ लोगों में पोलियो देखने को मिल रहा है। तो WHO की एक समिति है, आफ्टर लुकिंग इनटू अपडेट फ्रॉम सेवरल कंट्रीज स्टेटेड व्हाइल द रिस्क ऑफ ग्लोबल स्प्रेड ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस रिमेन्स, रिस्क ऑफ सर्कुलेटिंग VDPV वंस इज हायर, ठीक है। तो वाइल्ड पोलियो वायरस का रिस्क तो अभी भी है, कुछ कुछ कंट्रीज में है, लेकिन VDPV के सर्कुलेट होने का, ठीक है, जो आपका रिस्क है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, पोलियो ऑल्सो कॉल्ड एज पोलियोमाइलाइटिस काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज है दोस्तों, जो कि सीधा आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। ये फेटल है, ये लीथल है, ठीक है। अगर आप इससे अफेक्ट होते हैं तो इसमें डेथ होना ऑलमोस्ट तय होता है। 3 टाइप के वाइल्ड पोलियो वायरस होते हैं, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अभी टाइप 2 टाइप 3 तो एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन केवल टाइप 1 है जो कि वाइल्ड पोलियो वायरस है, जो कि सर्कुलेशन में देखने को मिलता है। इसी से जूझने के लिए 2 तरह की टीके बनाए गए थे, वैक्सीनेशन बनाई गई थी। एक आपका है IPV, दूसरा आपका है OPV, ओरल पोलियो वायरस, मुंह से ड्रॉप्स दिए जाते हैं। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस IPV, जो कि जनरली इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन दोनों को प्रोड्यूस करने का तरीका अलग अलग है। वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ओरल पोलियो वायरस के केस में क्या है, देखिए, इसमें आपका जो वायरस है वो एक वीकेंड अटेन्युएटेड वायरस यूज़ किया जाता है, जो कि जब बॉडी में जाता है तो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। IPV के केस में इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस स्ट्रेन्स दैट हैव बीन इनएक्टिवेटेड विद फॉर्मलिन, तो उनको किल किया गया है, तो उसमें किल्ड है,
आईपीवी में मरा हुआ वायरस है, ओपीवी में कमज़ोर किया हुआ वायरस है, वीकेंड किया हुआ वायरस है। दोनों ही केसेस में ऑब्वियसली आपके इम्यून सिस्टम को ही जाकर के जगाया जाएगा क्योंकि वायरस बॉडी में आ गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। आईपीवी में मरा हुआ है, ओपीवी के अंदर वो वीकेंड है। अब क्योंकि दोनों ही केसेस में, एक में कमज़ोर है एक में मारा हुआ है, तो दोनों ही केसेस में जो स्पेशली जो वीकेंड वाला है, इस केस में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपने वैक्सीन दी, इम्यून सिस्टम या तो आपका रिस्पॉन्स हुआ, इतना नहीं हुआ कि वो वायरस को ख़त्म कर सके, या फिर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ, उल्टा जो आपका वायरस था जो वीकेंड था वही जा करके स्ट्रांग हो चुका है। उस केस में जब ये ओपीवी वाला केस होता है, दिस कैन लीड टू रेयर इमर्जेंस ऑफ वीडीपीवीज व्हेन देयर इज प्रोलॉन्ग सर्कुलेशन और रेप्लिकेशन ऑफ द वैक्सीन वायरस। तो आपने किसी इंसान को ओरल पोलियो वैक्सीन दी, वीकेंड वायरस था, वो उसकी बॉडी में गया, वायरस स्ट्रांग हो गया, मल्टीप्लाई कर गया, रेप्लिकेट कर गया। इसके चलते बहुत सारी वीडीपीवी सामने आ रही हैं। तो अब टाइप्स ऑफ वीडीपीवीज हो चुकी हैं। देखिए, पहले टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस था, अब टाइप्स ऑफ वीडीपीवी हो चुका है। सर्कुलेटिंग वीडीपीवी, इम्यूनो डेफिशिएंसी वीडीपीवी, एम्बिगुअस वीडीपीवी। मैंने बताया ना कि आपका जो ओपीवी था वो क्या करने वाला था, वो इम्यून सिस्टम को जाकर जगाने वाला था। इसके अंदर दोस्तों क्या था, वायरस था। नाउ हो सकता है ये वायरस स्ट्रांग हो गया हो सकता है इम्यून सिस्टम वीक हो गया हो, एनीथिंग इज पॉसिबल। इसीलिए इन दोनों चीज़ों की वजह से, अलग अलग चीज़ों की वजह से होने वाले वीडीपीवी के अलग अलग टाइप्स बन जाती हैं। वीडीपीवी मोस्टली बच्चों में होता है विद इम्यूनो डेफिशिएंसी, बिकॉज उनका अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ होता इम्यून सिस्टम, एंड अमंग पॉपुलेशंस विद लो इम्यूनिटी लेवल्स। इस चीज़ को लेकर दोस्तों WHO के द्वारा नई चेतावनी दी गई है। बाय द वे 2014 में इंडिया वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री अलॉन्ग विद रेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है लिथियम डिपॉजिट्स, जस्ट 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। जीएसआई के द्वारा फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश किया गया है लिथियम इन्फर्ड रिसोर्सेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म। जनरली आप क्या सुनते हैं भाई, 5.9 मिलियन टन्स का लिथियम मिला है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, सलाल हैमाना एरिया, एवरीबडी नोज दैट। लेकिन मैं क्या बताने वाला हूँ, इन्फर्ड रिसोर्सेज और G3 का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, डिस्कवरी जो है उसको इन्फर्ड कहा गया है, इसको प्रिलिमिनरी भी कहा जाता है, विच इज़ द लोवेस्ट ऑफ द 3 लेवल्स ऑफ एस्टिमेशंस ऑफ अ मिनरल डिपॉजिट। देखिए, एक होता है मिनरल मिल जाना कि चलिए मिनरल मिल गया है, लेकिन मिनरल दैट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लोरेशन। उसके बाद मिनरल का प्रोडक्शन, वहाँ से एक्सप्लोरेशन के बाद उसका प्रोडक्शन करना, उसके बाद उसका यूटिलिटी लेना, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप उसको निकाल पा रहे हैं, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है नहीं है, एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी है या नहीं है। अब आप कहें कि अंटार्कटिका में जाकर के कोई मिनरल मिल गया, तो वहाँ पर उसका एक्सप्लोरेशन तो हो गया, लेकिन उसका प्रोडक्शन करना कितना मुश्किल है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इसमें जो आपका जो ये स्टेजेस हैं, ये कौन से स्टेजेस हैं, ये बाकी हम जान लेंगे। ये देखिए, असल में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन फॉर रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज ऑफ सॉलिड फ्यूल्स एंड मिनरल कमोडिटीज़ है, UNFC 1997 इसका कहा जाता है। ये कैटेगराइज करता है 3 एसेंशियल क्राइटेरिया इनके द्वारा दिए गए हैं। नंबर 1 क्राइटेरिया, टॉप मोस्ट कहूँगा, नंबर 1 नहीं कहूँगा, टॉप मोस्ट क्राइटेरिया एंड बॉटम मोस्ट क्राइटेरिया। टॉप मोस्ट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल वायबिलिटी, मतलब कि जो हमें मिनरल रिसोर्सेज मिले हैं उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी है, यहाँ से उसको निकालना करना सब आसान है। दूसरा फिजिबिलिटी, मिडल में आता है, फील्ड प्रोजेक्ट स्टेटस एंड फिजिबिलिटी, कि ये सब जो है फिजिबल है, लेकिन वायबिलिटी है या नहीं है वो अभी हमने चेक नहीं करी है। और कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं दुनिया भर में, जैसे कि हम देखते हैं ना, रिजर्व्स बहुत हैं, भंडार बहुत हैं, लेकिन वो रिजर्व्स हर बार इस्तेमाल करने लायक नहीं होते हैं। नंबर 3 पे आता है जियोलॉजिकल नॉलेज, मतलब कि सिर्फ नॉलेज मिली है, जो हमारा मतलब कि सिर्फ एक्सप्लोरेशन हुई है। जो हमारे लिथियम डिपॉजिट्स हैं वो दोस्तों यहाँ पर हैं, जियोलॉजिकल नॉलेज वाली कैटेगरी में है। इसमें भी फिर 4 कैटेगरीज आती हैं, जिसमें कि रिकॉनेसेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन, जनरल एक्सप्लोरेशन, डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन। तो इसमें भी जो टॉप मोस्ट है वो G1 आता है, हम लोग इसमें G3 पे हैं। इसमें नीचे से दूसरे नंबर पर है प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन की, अभी केवल एक प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन हुई है कि हाँ यहाँ पे लिथियम है, दैट्स इट। G3 में E, F और G में, ये वाला जो E, F और G में हम G3 पे हैं कि जी हाँ यहाँ पे लिथियम है, लेकिन अब उसकी फिजिबिलिटी, वायबिलिटी, वो सब चीज़ें अभी तक निर्धारित नहीं करी गई हैं। तो ये इवन दो अगर हम वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ी यहाँ पे डेवलपमेंट है, दिस में बी दी 7th लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ द रेयर एलिमेंट अकाउंटिंग फॉर रफली 5.7% ऑफ ऑल रिजर्व्स। अब देखिए यहाँ पे मे को मैंने हाईलाइट किया, मे है
क्योंकि अभी G3 वाले लेवल पर है। इसके पहले इंडिया में लिथियम रिजर्व्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम कर्नाटकाज मांड्या डिस्ट्रिक्ट, ये भी दोस्तों काफ़ी बड़ी खबर थी, तो वहाँ से भी रिपोर्ट करे गए हैं। दैट्स इट, ये था हमारा आज का पूरा जो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इसी के साथ मैं इस सीरीज़ को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। कुछ टॉपिक्स मैं पूरे नहीं कर पाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। IR मेरा एजेंडा में था, लेकिन समय की कमी कह लीजिए या जो भी और कमियाँ कह लीजिए, गलती कहीं ना कहीं मेरी ही। आई टोटली एक्सेप्ट दैट, बट इट विल नॉट बी रिपीटेड। हम लोग जब भी कोशिश कर रहे हैं, यही कोशिश कर रहे हैं कि इस टारगेटेड तरीके से स्टडी करवाई जाए, सो दैट आपका समय भी बच सके और आपका जो है समय के साथ साथ आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन भी इंश्योर करवा सकें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वंस अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जाने से पहले बताना चाहूँगा, कल जुड़ना मत भूलिए। ये वाले टाइम पे तो नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर जुड़िए, बिकॉज आपका UPSC का जो एनालिसिस है वो आपको पाथफाइंडर पे सबसे पहले मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अगले साल की तैयारी कर रही हैं तो टेस्ट सीरीज़ है हमारी, 3000 में प्रीलिम्स की है, 2500 में मेंस वाली टेस्ट सीरीज़ है, दोनों ही अवेलेबल है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। एनरोल करते टाइम आप लोग मेरा कोड ANI UPSC इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड